नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो रहा है और ये 31 जुलाई तक रहेगा। जी हां, संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना विस्फोट के कारण आज से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज से 31 जुलाई तक राज्य भर में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद है और क्या खुले रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बंद रहेंगे। भारत और बिहार सरकार के दफ्तर, सरकार के स्वायत्त और अधीनस्थ दफ्तर, पब्लिक कॉरपोरेशन, कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, खेल, मनोरंजन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई आवश्यक सेवाओं को छूट भी मिली है। इनमें रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं शामिल हैं। लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी, रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। मास्क पर हम लोग जो है फाइन भी कर रहे हैं। उस अभियान को और तेजी लाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है सबसे इफेक्टिव टूल अभी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये जो है ये तीन चीज़ें हैं जो कि अभी कारगर साबित हो रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील भी की गई है। उम्मीद है लॉकडाउन से राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब देखना होगा, आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। अब कितनी रफ्तार में, कोरोना की रफ्तार में कमी आती है। इधर नवादा की बात करें तो यहां पर प्रशासन ने 10 जुलाई से लॉकडाउन लागू कर दिया था, लेकिन इसके बाद मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद यहां पर 4 दिनों में 270 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी यहां पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। बाजारों में अब भी भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के बाजार में उमड़ी इस भीड़ का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि नवादा में 10 तारीख से ही जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। शहर में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। मगर लॉकडाउन कैसे पालन हो रहा है उसका आप यह जीता जागता नमूना देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के गोला रोड में, जहां आप देख सकते हैं व्यावसायिक मंडियों में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने काम को निपटाने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए तय समय में बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग अपने अपने कारों में जुटे हुए हैं। ज़रूरत है आप और हम लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेने की, तभी इसका संक्रमण का चेन टूट पाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और लॉकडाउन में रेल सेवाएं बहाल रहेंगी। सिर्फ 2 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस और टाटा दानापुर एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी जितनी भी 22 ट्रेनों का परिचालन होता है पहले की तरह होता रहेगा। मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने ये जानकारी दी है। ट्रेनें चल रही हैं वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी। जब हम लोगों ने ट्रेन का परिचालन स्टार्ट किया था 12 मई और 1 जून के प्रभाव से, तो उस समय 24 जोड़ी गाड़ियां जो हैं वो बिहार से प्रारंभ हो रही थी। आज केवल टाटा दानापुर एक्सप्रेस जो रद्द कर दी गई है कुछ दिन पहले, और पटना रांची जनशताब्दी जो केवल पटना से गया के बीच में चल रही है, इन्हीं 2 गाड़ियों के परिचालन में परिवर्तन हुआ है। अन्य सभी रेलगाड़ियाँ पूर्व की भांति चल रही हैं। तो सभी यात्रियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वो जब भी बिहार में आए तो अपने स्टेशन से गंतव्य स्थान तक जाने के लिए जो उनका लोकल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका वो पहले से ही सुनिश्चित कर लें उपाय, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।
तो क्या कुछ बंद रहेंगे वो आपको बता रहे हैं। सरकार के स्वायत्त और अधीनस्थ जो संस्थाएं वो बंद रहेंगी। पब्लिक कॉरपोरेशन जो हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ये नहीं खुलेंगे। कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान प्रतिष्ठान जो है वो तमाम बंद रहेंगे लॉकडाउन के दौरान। सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, लेकिन 22 ट्रेनें जिनका जिक्र हमने किया वो चालू रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, ये तमाम जगहें जो हैं बंद रहेंगी। हालांकि वो पहले भी बंद थे। सार्वजनिक और धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहेंगे। तो बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन है। पटना के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं, जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बहाल किया गया है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना का हृदय स्थली कहे जाने वाला डाकबंगला चौराहा पे, और यहाँ देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो है वो असर जो है दिखने लगा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का जो है अनुपालन अक्षरशः नहीं कर रहे हैं। निजी वाहनें जो हैं उसके प्रचालन पे जो है रोक है, ऑटो पे रोक है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ निजी वाहन जो हैं वो प्रचालन कर रहे हैं। इक्के दुक्के ऑटो भी जो है वो अभी जो है वो चल रही है। हालांकि जो पुलिस है उनके तरफ से ये कहा गया, राज्य के जो पुलिस प्रवक्ता हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जो अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा और जो जरूरी सामान है या जो गाइडलाइन में जिन चीज़ों को लेकर के छूट है उन्हीं को खोलने या उन्हीं को लेकर के जो है लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। तो ये तो जो है वो गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी किए हैं और इसका अनुपालन आज से जो है वो प्रदेशवासियों को करना है। जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, ये कहना है राज्य के पुलिस प्रवक्ता जो हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय का, उन्होंने ये कहा था न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए। हालांकि अभी उसका आंशिक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से घरों से निकले हैं, तो हम इनसे बात भी कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये बताइएगा भैया कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? हाँ, ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से कई लोग जो हैं वो अपने घर से निकले हैं। ऑटो जो है वो चल रही है। सोशल डिस्टेंस जो है उसका कहीं भी अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दुखद है और इन्हीं तस्वीरों के कारण जो है सरकार को पुनः लॉकडाउन बहाल करना पड़ा। हम जान भी लेते हैं इनसे। ये बताइएगा कि क्या नाम हुआ आपका? क्या सर? क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? पटना गांधी मैदान जा रहे हैं सर, पैसेंजर लेके। पैसेंजर लेके। आपको पता है कि आज से लॉकडाउन है, ऑटो का प्रचालन नहीं होना है? ऑटो का तो लिखा हुआ है सर। प्रचालन नहीं, आप दिखाइए मुझे कहाँ लिखा हुआ है। कल वाला पेपर में भी देखे हैं सर। पेपर में देखें, आपको जानकारी है कि निजी वाहनों पर रोक है। आप बताइएगा कि आप जागरूक नागरिक हैं, आप ऑटो का इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं ठीक है, आप ऑफिस जा रही हैं, लेकिन ऑटो का निजी वाहन का प्रचालन बंद है। तो हम क्या चीज़ से जाए? हम सिटी से आते हैं, हमको जाना रहता है, इतने दूर से आते हैं। हम एक नर्सिंग स्टाफ है तो यूज तो करना पड़ेगा ना। यूज करना पड़ेगा। सरकार का आदेश का अवहेलना करना ठीक है? हमको नहीं मालूम है कि ऑटो चल रहा है। क्या कहना है कि ऑटो जो है चल रहा है तो इसलिए हमने ऑटो का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस जो अधिकारी हैं, पुलिस स्थानीय थाना कोतवाली के जो स्टाफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये जो है राज्य सरकार का जो आदेश है उसका इम्प्लीमेंट कराना शायद ये उचित नहीं समझ रहे हैं। कहीं कहीं ये तस्वीर जो है वो तस्दीक करती है कि ऐसे ही लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और ये तब तक इस पर जो है रोकथाम नहीं हो पाएगी जब लोग जागरूक नहीं होंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बाढ़ की बात अब करेंगे। बाढ़ ने बिहार को बेहाल कर रखा है और बात करते हैं, आइए देखते हैं उस पुल की हालत जो पिछले महीने काफी चर्चा में रही, लेकिन इस महीने बाढ़ आते ही अप्रोच पथ ने उसका साथ छोड़ दिया। अब हालत यह है कि पुल पर पहुंचना मुश्किल है। वहीं पुल को लेकर सवालों की झड़ी भी लग गई है।
जिस पुल का उद्घाटन बड़े ही तामझाम के साथ हुआ, जिसे जिलों की दूरियों को मिटाने वाला पुल कहा गया, वहां अब पानी पानी है। पहले 30 दिनों के अंदर की दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 30 दिनों के अंदर क्या से क्या हुआ ये जान लीजिए। पहली तस्वीर 16 जून 2020 की है, जब इस पुल का उद्घाटन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर 15 जुलाई 2020 की है, जब अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। 30 दिनों के अंदर ही गंडक नदी की तेज धार के सामने पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। अब आलम यह है कि न इधर से उधर जा सकते हैं। मतलब ये है कि चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों का संपर्क अप्रोच पुल के ध्वस्त होने के साथ ही खत्म हो गया। जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ। 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया और सारण चंपारण का जो रोड था वह बाधित हो गया। पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। बता दें कि पिछले महीने यानी 16 जून 2020 को ही 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल का सीएम ने खुद उद्घाटन किया था। उम्मीद ये थी कि सालों का इंतजार अब किलोमीटर में सिमटकर लोगों की मुसीबतों को कम कर देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुल टूटने के बाद अब इस पर सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की तो आरजेडी ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा पुल बना कि इसका जोड़ने वाला अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ की वजह से, चंपारण को जोड़ने वाला रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ के। मैं मांग करता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए कि किस तरह की मांग क्या है और उन ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। सोचने की बात यह है कि जिस 1440 मीटर लंबे सेतु का आधारशिला और उद्घाटन खुद सीएम के हाथों से हुई हो, वहां ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई कि पहली बारिश और बाढ़ ने पोल खोल कर रख दी। अप्रोच रोड ध्वस्त होने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या मानकों की अनदेखी कर निर्माण हुआ, क्या बाढ़ की आशंका से अनजान थे बनाने वाले। महासेतु पर आवागमन ठप होने से जर्जर हो चुके डुमरिया घाट ब्रिज पर अब फिर लोड बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत है इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की, जिससे समस्याओं के निजात मिल सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये पुल बनेगा, उसके बाद आसानी हो जाएगी आवाजाही में, लेकिन देखिए कि बारिश में क्या स्थिति यहाँ पर हो गई है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज गोपालगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुपौल से रवि एस नारायण भी। सबसे पहले गोपालगंज का ही रुख करते हैं। आनंद, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि अप्रोच पथ टूटने के बाद ये महासेतु फिलहाल तो किसी काम का नहीं रहा है। लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है दरअसल। तो अभी इसको सुधारने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके अलावा और क्या व्यवस्था है लोगों की आवाजाही के लिए यहाँ पर? देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे ये जानकारी मिल रही है कि कल देर रात में कुछ अभियंता गए थे सत्तरघाट पुल के पास, जो स्थानीय नागरिकों ने उन्हें वहां से हटा दिया, भगा दिया एक तरीके से अगर हम बोले तो। नाराजगी बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए इस वक्त गोपालगंज के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं और जिसके वजह से वो जो पुल अप्रोच पुल था, वो जो पुल था सत्तरघाट पुल, जो अप्रोच पुल था जिसके रास्ते से जाना था वो टूट गया। उसके बाद बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है, ना कोई एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है या दूसरी तरफ से फिर एक तरफ जा सकता है। तो जाहिर सी बात है लगातार कोशिश की जा रही है, अभियंताओं की कोशिश है कि जल्द से जल्द कुछ टेम्परेरी इंतजाम किया जाए, लेकिन चूंकि पानी का कटाव इतना ज्यादा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिरांदा, इस वक्त मैं गंडक नदी में हूँ और एक नाव पे हूँ और आप चारों तरफ हमारे चारों तरफ देख सकती हैं कि पानी है और कई सारे गांव घिरे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने की तस्वीर और एक गांव में भी जाने की तस्वीर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों की समस्या जान सके। सिर्फ हम अगर किनारे पर बैठकर अगर हम समस्या की बात करेंगे तो समस्या नहीं जान पाती, इसलिए हमने एक नाव किया और नाव के सहारे हम एक गांव में जा रहे हैं। और ये कहें कि गांव के ज्यादातर लोग जलबंदी बने हुए हैं इस वक्त, इसके टूटने के बाद तो गलत नहीं होगा।
बिल्कुल आपने सही कहा सिरंदा, जलबंदी ही एक तरीके से कहेंगे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 दिनों से फंसे हुए हैं। देखिए एक बूढ़ी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सिकुवरी। अच्छा सितवरी देवी, कहाँ गांव डूबल बा और? चली जा देखी आगा। ना हम तो चलत नहीं, का हो गया? घर डूब गइल बा? घर डूब गइल बा। हमनी के पना नहीं के, सब हमार बर्तन सर्तन कपड़ा लाता दिखो भाव सब दह गइल। कोई देखे आइल? नहीं, हमनी के पानी बढ़े लागल तो भाग गनी से। अच्छा पानी बढ़े लागल तो भाग गनी से, हम ना जानी जे या जलमोई होई ना तो हम अपन सारा सामान लेके भाग रहती। और कितना घर बा और गांव में? हमरा अब तो आगे पड़ल बा, चली लो देखी लो ये कहाँ घर बा हमार। बिल्कुल, देखिए एक स्थानीय मुखिया भी है। मुखिया जी आप इधर आ जाइए। एक स्थानीय मुखिया भी सिरंदा, हमने इनसे आग्रह किया, उसके बाद ये आ गए और कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं जो ग्रामीण है और हम इन लोगों ने कहा था कि हमारे गांव तरफ चलिए और हमारी समस्या सुनिए। आप सर बैठिए। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि किस गांव, क्या स्थिति है गांव की? सर यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कहर है और चारों तरफ ही पानी है, पानी पानी ही दिख रहा है। पूरा गांव जो है, जितना गांव है, आनंद आती हूँ आपके पास। बहुत ही यहाँ पर विकट स्थिति है। बूढ़ी औरत को हमने सुना, बेचारी कितनी परेशान लग रही है कि पूरा घर डूब गया है, कपड़ा लत्ता जितना भी सामान घर में था सब डूबा हुआ है। अब क्या करें, कहाँ पर जाएं, कैसे रहें, बहुत दिक्कत है, बहुत एकदम जीवन जो है मुश्किल में है। रवि के पास चलते हैं। सुपौल में रवि मौजूद हैं। रवि, आपके आसपास भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर हालात अभी बाढ़ का कैसा बना हुआ है, ये जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। ऐसा रहता है। देखिए अगर सुपौल की बात करें तो सुपौल में खास करके जो मुरौना प्रखंड है, मुरौना प्रखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और देखिए अभी जो है हम यहाँ पे मुरौना प्रखंड के एक गांव से निकल रहे हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पे सारे ये जो गांव है, गांव के जो लोग हैं वो बारी बारी से अपने घरों से निकल करके बांध की तरफ निकले हुए हैं। कारण यही कि सारे जो सामान है वो इनके डूब चुके हैं, स्थितियां जो है बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, इनके जानवर जो है वो बांध पर लेके चले गए हैं लोग। तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पे रहना मुश्किल है और बारी बारी से जो लोग हैं वो बांध पर निकल रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा सामान सब घर डूब गया, सब घर में पानी घुस गया, सब सामान बर्बाद हो गया है। सब जो सूखा था वो ले गए बांध पर, ले गए माल जाल सब ले गए बांध पर, वहीं रह रहे हैं सब। एक टाइम रोटी खा रहे हैं, एक टाइम भूखे रह रहे हैं। वैसे घर में जो आपका सामान था सारा सब कुछ भास गया सर, सब कुछ भास गया। बांध पर भूखे मरता है 5 दिन लगा, सब कुछ भास गया। आपको दाल चावल सब कुछ, आधा घर भास गया। कैसे खाएगा, बाल बच्चा भूखे मरे हैं बांध पर। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भूखा मर रहा है। घर में अनाज पाती से दहा गया है, घर द्वार सब भास रहा है। भूखे वाले बच्चा मर रहा, माल जाल का छान छुन के ऊपर ले गया। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा कोई मतलब राहत सामग्री वगैरह? नहीं कुछ नहीं। तो लोगों को राहत नहीं मिल रही है, घर पूरा डूबा हुआ है, सब कुछ कह रहे हैं कि भस गया है, मतलब कि डूब गया है। और छोटे छोटे बच्चे जो खास करके माँ बाप जो रहते हैं उनको बच्चों की चिंता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी हालात कुछ बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। समस्तीपुर का रुख करते हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना तो लगता है कहीं पीछे छूट गया बिहार में। उत्तरी बिहार में बाढ़ ने कोरोना को पीछे छोड़ दिया है, कोरोना की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कोरोना से लोग मर भी जाएंगे तो कोई फर्क जैसे लगता है नहीं पड़ेगा। पानी से पहले निकल लें, उसके बाद कोरोना की चिंता करेंगे, ऐसे ही हालात लग रहे हैं अभी तो। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो दोहरी मुसीबत है उसका सामना उत्तर बिहार के लोग कर रहे हैं। दरभंगा की तस्वीर हमने लगातार दिखाई है। समस्तीपुर के हसनपुर और बिथान में जिस तरह से लगातार बाढ़ का जो कहर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ शहर पर भी खतरा मंडराने लगा है। हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी है और देखिए कि बूढ़ी गंडक नदी हर साल कहीं ना कहीं कहर दिखाती है और इस बार भी जो खतरे का निशान है 45 मीटर, उसके ठीक पीछे 1 मीटर कम यानी 44 मीटर। रजनीश, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी जी, हम हालात देख रहे हैं, बिहार की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात बने हुए। लगभग सब जगह यही हाल है कि लोग बेघर हैं, घरों से बाहर हैं, बहुतों के घर डूब गए हैं। जी नमस्कार।
तेजस्वी जी। हाँ जी नमस्कार, आप सवाल दोहराएंगी? जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, चाहे हम समस्तीपुर की बात करें, गोपालगंज की बात करें, सुपौल की, दरभंगा की, हर जगह एक ही जैसी तस्वीर नजर आ रही है। जहां तक नजर जाती है पानी है और लोग बेघर नजर आ रहे हैं, कहीं बांध पर हैं, कहीं सड़कों पर रह रहे हैं, कहीं तो पटरी पर रह रहे हैं। देखिए उत्तर बिहार जो है पूरा पर है और बद से बदतर जो है पैदा, और आश्चर्य की बात कि अभी आप लोग जो न्यूज चैनल में देख रहे हैं, हम आपको इस प्रकार से 70 घाट जो पुल मात्र 30 दिन पहले था कुछ मस्त हो चुका है। पुल ही नहीं बल्कि वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक जो बांध था वो भी टूटा है, और ये पुल जो है लगभग 8 सालों से बन रहा है, और इसमें टोटल जो खर्चा है वो 264 करोड़ रुपए का ये खर्चा है। और नीतीश कुमार जी के राज में, शासन के राज में ये आम बात हो चुकी है, क्योंकि इनके राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि तो चहल गाँव में एक डैम उद्घाटन 5 जाने से पहले उद्घाटन जो है ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। और हम लोग तो ये कहते हैं कि इससे जांच होनी चाहिए, लेकिन नीतीश जी के 15 साल के राज्य में 55 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती है। एक तो पुल टूटा है और विलंब, सबसे पहले मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, तारीख तय होनी चाहिए, कंपनी को प्रैक्टिस करनी चाहिए जो वकीला कंपनी है, साथ ही साथ तो 200 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और अवसर जो है पार्टी को हिम्मत दिखा करके को बर्खास्त करना चाहिए। एक तरह से ये आर्थिक फैसला है जो करते हैं, जिसके साथ ट्रांसफर पोस्टिंग भी घोटाला सामने आया है, इससे सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में ये मामूली बात हो गई है। 200 करोड़ का तो चूहा जो है बांध तोड़ देता है, शराबे पीता है, ये आम बात हो चुकी है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, कहीं बांध टूट जा रहा है, कहीं पुल टूट जा रहा है, लेकिन सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती है। और जो पथ निर्माण मंत्री है उनको अविलंब जो है बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग तो मुख्यमंत्री से मांग के, हम तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं कि उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी और जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो साफ साफ तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हुए कि पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, रुपयों की रिकवरी होनी चाहिए और पथ निर्माण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आप सभी का, रवि, रजनीश और आनंद, आप तीनों का धन्यवाद। अब देखना होगा कि इसका क्या असर होता है, सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, लोगों के हालात कैसे सुधरते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार